गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज आकाश चौधरी फ्रॉम फोकस एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी फॉर लोअर पीसीएस, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने यूरोपियन पावर्स के बारे में पढ़ा था, कैसे कैसे वो आए थे। आज उसी के कंक्लूजन में हम सेकंड जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड लेक्चर का हमारा टॉपिक है एंग्लो फ्रेंच वॉर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है एंग्लो फ्रेंच वॉर को और क्या जाना जाता है, अगर मैं बोलूं तो एंग्लो फ्रेंच वॉर को फ्रेंच वॉर को एंग्लो कार्नेटिक वॉर भी बोला जाता है, या कार्नेटिक वॉर्स भी बोला जाता है। ठीक है, एंग्लो नहीं, कार्नेटिक वॉर्स भी बोला जाता है। अब इसको कार्नेटिक वॉर्स क्यों बोला जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मैं आपको एक मैप बनाता हूं, उस मैप के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे कैसे इसको, ठीक है। देखिए, अगर हम देखें, ये मैंने इंडिया का डेक्कन पार्ट बना दिया, मतलब साउथ इंडिया वाला पार्ट बना दिया। और ये कब का पार्ट है, ये कब का बना रहा हूं मैं, आप समझ के चलिए 1800 के टाइम का। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह थी, यहाँ पे एक जगह थी, यहाँ पे, ठीक है, इस वाली जगह को, तो इस वाली जगह को कार्नेटिक बोला जाता था पहले। क्या बोला जाता था? कार्नेटिक। ठीक है, इसके आसपास ये वॉर होती थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे, जैसे ज्योग्राफी का बहुत पेट क्वेश्चन है, ये जो पोर्ट साइड होती है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकास। ठीक है, ओके। आप इधर वाली पार्ट देखेंगे, इसको नीचे कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी। ठीक है, और इधर वाले पार्ट में कहीं ना कहीं हैदराबाद है, जो आज भी हैदराबाद था, उस टाइम भी हैदराबाद वाला पार्ट था। तो ये सारी जगह आएगी, ठीक है, मतलब डिस्कस हो गया आगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अगर हम बोले कि एंग्लो फ्रेंच वॉर किस किस कारण हुआ है, तो हाँ, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर के बेसिकली 3 रीजन थे। ठीक है, कितने रीजन थे? 3। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है, ये किस किस के बीच में हुआ था? ये ब्रिटिश, एंग्लो का मतलब ब्रिटिश, और फ्रेंच का मतलब आप सभी को पता है, फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांस वालों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो कुल मिला के 3 वॉर हुए इनके बीच में। कितने वॉर हुए? 3 वॉर। ठीक है, तो पहला वॉर जब हुआ था, पहला वॉर हुआ था 1745 से 48 के बीच में। ठीक है, ये क्या था? फर्स्ट वॉर। अगर हम देखें तो सेकंड वॉर कब हुआ था? 1749 से 54 के बीच में। ठीक है, दिस विल बी द सेकंड वॉर, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। और थर्ड वॉर जो हुआ था 1754 से जस्ट उसके बाद ही 58 में हो गया था थर्ड वॉर। तो कुल मिला के 3 वॉर हुए। ठीक है, तो एक एक करके सारे वॉर के बारे में पता करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या रीजन थे इसके पीछे। तो सबसे पहले फर्स्ट वॉर पढ़ते हैं, फर्स्ट वॉर कब हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रांस वाले थे, मैं एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर देखें, ठीक है, तो इस वॉर के 3 रीजन थे कुल मिला के। अगर हम देखें, अगर फर्स्ट रीजन देखें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे कहीं पौंडीचेरी हुआ करता था नीचे, पौंडीचेरी और कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। अब ये देखेंगे तो ये जो रीजन था, ये था फ्रांस वालों का चीफ ट्रेडिंग रीजन। यहाँ पे सारी का सारा ट्रेड होता था इनका। ठीक है, फ्रांस वालों का।
ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में यहीं पे इंग्लिश वाले भी क्या करने लग गए, ट्रेड करने लग गए। अब आपको पता ही है जैसे कि दो जब पावर्स एक ही जगह ट्रेड करेगी तो आगे जाकर उनके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होंगे। तो एक तो यही था, ट्रेडिंग कॉन्फ्लिक्ट था। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था? पहला रीजन क्या था? ट्रेडिंग कॉन्फ्लिक्ट। ट्रेडिंग कॉन्फ्लिक्ट अगर हम बोले, और वो भी कैसे, सेम एरियाज पे, एक ही एरियाज पे, एक जैसे एरियाज पे ट्रेडिंग कॉन्फ्लिक्ट होता था, ट्रेडिंग होती थी, तो वहां पे क्या होता था, लड़ाई होती थी, व्यापार होता था। और व्यापार भी इनका एक ही चीज का होता था। जैसे कि मेनली ये जगह किसके लिए फेमस थी? स्पाइसेस के लिए। तो दोनों का व्यापार स्पाइसेस में डील करता था ज्यादातर। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। अगर हम दूसरा रीजन देखें, ये तो फर्स्ट रीजन था, अगर हम दूसरा रीजन देखें तो सेकेंड रीजन इसका होगा, अगर हम देखें तो अगर आप देखो कि यहां से बहुत दूर एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया फ्रांस की नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ बेटा, गद्दी की लड़ाई हुई। ठीक है, मतलब सक्सेसर कौन होगा, यहाँ का राजा एकदम से मर गया। ठीक है, तो उसके बाद उसका कोई बेटा नहीं था, जीवित बेटा, तो इसकी बेटियों को गद्दी पे बिठाया गया। ठीक है, अब जब बेटियों को बिठाया गया तो यूरोप में उस टाइम लड़ाई हो गई कि बेटियों को गद्दी पे नहीं बिठा सकते। तो इसमें बेटा दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए। ठीक है, एक ग्रुप्स उनको फॉलो करते थे, एक ग्रुप उनको सपोर्ट करते थे कि रानी बन सकती है उनकी बेटियां, लेकिन एक ग्रुप नहीं करता था। तो उसी में से एक ग्रुप जो फॉलो करता था, मतलब जो उनको सपोर्ट करता था, उसमें था फ्रांस, और जो फॉलो नहीं करते, जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, वो थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, एक रीजन ये भी हो गया, यहीं से इनका मन मुटाव होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक रीजन ये हो गया। तो दो रीजन मैंने आपको बता दिए, और तीसरा रीजन क्या था इसका, थर्ड रीजन। ठीक है, अगर मैं देखूं, एक और स्लाइड कर लेते हैं, स्लाइड बड़ी घिचपिच हो गई है। ठीक है, अगर हम देखें, एक मिनट, अगर हम देखें इसका तीसरा रीजन क्या था, थर्ड रीजन ये था। ठीक है, ये इंडिया का मैंने मैप बनाया। ठीक है, यहां से समवेयर इन अरेबियन सी फ्रेंच फ्रेंच शिप्स आते थे, फ्रेंच के शिप्स आते थे। ठीक है, फ्रेंच के शिप्स आते थे, फ्लीट ऑफ फ्रेंच शिप्स आए थे। और इन शिप्स को जो ब्रिटिशर नेवल ऑफिसर होता है, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स नेवल ऑफिसर होता है, नेवल ऑफिसर, ठीक है, उसका नाम होता है बर्नेट। बर्नेट वो अपने कब्जे में ले लेता है, और इन सबको कब्जे में लेके क्या कर लेता है, वो लूट लेता है एक तरीके से, बर्नेट। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे फ्रांसिस को पता चल जाती है, जो यहाँ पे फ्रेंच, जो इंडिया में फ्रेंच कमांडर था, उसको पता चल जाती है। ठीक है, और ये कमांडर जो था बहुत एबल कमांडर था, इसका नाम आगे जाके आप बहुत सुनेंगे, इसका नाम है डुप्लेक्स। क्या नाम है? डुप्लेक्स। ठीक है, बहुत ही एबल, और ये बहुत ही बड़ा रीजन होगा कि आगे जाके ये वॉर करेगा और बहुत सारे वॉर जीतेगा भी। ठीक है, तो ये क्या करेगा डुप्लेक्स, डुप्लेक्स इसका रिवेंज लेने के लिए कि इन्होंने फ्रांस के शिप्स ले लिए ब्रिटिशर्स ने, तो इनका एक पार्ट है मद्रास में। ठीक है, आप देखेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स का एक फोर्ट था जिसको बोलते हैं फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, उसको कब्जा कर लेगा फोर्ट जॉर्ज, और ये कहाँ पे पड़ता था? ये पड़ता था कार्नेटिक रीजन में। ठीक है, कार्नेटिक रीजन में। ठीक है, वो कर लेगा, और किसकी हेल्प से कर लेगा? यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे मॉरिशियस के आइलैंड है। ठीक है, मॉरिशियस आइलैंड, इनमें इनमें फ्रेंच नेवल ऑफिसर होता था, ला बर्नोइस, उसकी हेल्प से यहाँ पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो एक ये भी रीजन था। ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, जब ये कब्जा कर लेगा तो कार्नेटिक में ना, कार्नेटिक का राजा था, कार्नेटिक का किंग था, इसका नाम सुन लीजिए, ये आगे जाके भी यूज होगा, जिसका नाम था अनवर उद्दीन। और अनवर उद्दीन किसका, देखे तो हम, अनवर उद्दीन, अगर मैं बताऊं तो अनवर उद्दीन, अनवर उद्दीन अगर हम देखें तो ये ब्रिटिश का क्या था, अलाय था। ब्रिटिश का अलाय होने का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश का क्या था, फ्रेंड था। क्या था? फ्रेंड। फ्रेंड। अब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि आपकी जगह पे, मतलब कार्नेटिक पे हमारा एक क्या था, फोर्ट था। ठीक है, आप वहां के राजा है। ठीक है, वहां पे हमारा एक फोर्ट था, फोर्ट जॉर्ज।
उसको फ्रांस वालों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और आप उसे छुटा भी नहीं पा रहे कि आप किस बात के राजा हो। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, अनवरुद्दीन फ्रेंच पे हमला कर देता है। ठीक है, फ्रेंच पे हमला कर देता है, वहां का राजा जो फ्रांस की कंपनी तो उस पर हमला कर देता है, और कंपनी को लीड कौन करता था, ड्यूप्लेक्स। ठीक है, फिर एक वॉर होता है जिस वॉर का नाम है बैटल ऑफ सेंट थॉम। आज भी चेन्नई के पास एक जगह पड़ती है बैटल ऑफ सेंट थॉम, या इसको बोलते हैं बैटल ऑफ अडियार। दोनों एक ही वॉर का नाम है। ठीक है, ये एक वॉर होता है, ये होता है 1746 में, नियर अबाउट 1746 में। ठीक है, अब इस बैटल में क्या होता है, ये बैटल किस किस के बीच में हुई, ये बैटल हुई अनवरुद्दीन मतलब कार्नेटिक के राजा के बीच में और फ्रांस के बीच में। और इस बैटल में कहीं ना कहीं फ्रांस वाले हावी होते हैं और फ्रांस वाले अनवरुद्दीन को हरा देते हैं। ठीक है, फ्रांस वाले अनवरुद्दीन को हरा देते हैं, और अब डुप्लेक्स अनवरुद्दीन का भी कुछ रीजन ले लेता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पहले क्या हो रहा था, अनवरुद्दीन ब्रिटिश की हेल्प करने आया कि ब्रिटिश की कोई जो जगह थी फोर्ट जॉर्ज उसको बचा ले, लेकिन क्या होता है वो अपनी भी टेरिटरी गवा देता है। किनसे हार के, फ्रांस वालों से हार के। ठीक है, तो ये चीजें चली रही थी यहाँ पे, लेकिन क्या होता है, अब ब्रिटेन की तरफ से एक बहुत ही एबल कमांडर आने वाला है, और इसका नाम भी आप आगे सुनेंगे, बहुत सुनेंगे। ठीक है, जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगर हम रॉबर्ट क्लाइव का नाम अगर आपने थोड़ी सी भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव एक फैक्टर थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फैक्टर्स कौन होते हैं। फैक्टर्स जैसे इंडियन आर्मी में सोल्जर्स होते हैं जो सबसे छोटी रैंक होती है, वैसे ब्रिटिश आर्मी में जो फैक्टर्स होते हैं वो सबसे छोटी रैंक होती है। तो उस टाइम एक फैक्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो लेकिन ये अपनी एबिलिटी और अपने डिसीजन की वजह से इन्होंने बहुत वेल डिसीजन और बहुत ही वाइज डिसीजन दिए थे अपने सीनियर्स को, तो इनका प्रमोशन होता है, और प्रमोशन होते होते लास्ट तक आप देखेंगे ये गवर्नर ऑफ बंगाल भी बनेंगे एक टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव धीरे धीरे आ ही रहा होता है, और धीरे धीरे ये फ्रेंच के सेटलमेंट में दोबारा से कब्जा करना स्टार्ट करता है, रीगेन करता है अपनी पोजीशन जो ब्रिटिशर्स ने हार दी थी। लेकिन क्या होता है, आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया में समझौता हो जाता है। क्या हो जाता है? समझौता। ऑस्ट्रिया में एक लड़ाई हो रही थी ना, जो मैंने बताया था, वॉर ऑफ सक्सेशन, उसमें समझौता हो जाता है, और उस समझौते का नाम होता है एक्सले चैपल ट्रीटी। अब इस समझौते में ये था, जो भी ब्रिटिशर्स ने इनकी टेरिटरी ली थी, और जो भी फ्रांस ने ब्रिटिशर्स की टेरिटरी ली थी, वो उनको वापस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं था, आप ये समझिए कि ब्रिटिशर्स और फ्रांस खाली इंडिया में ही थे, नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत जगह कब्जा करा था, जैसे कि यूएस में भी कब्जा करा था, कनाडा का ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, वहां पे भी इनका कंट्रोल था। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो मलाई पेनिनसुला है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जिनको स्पाइसेस आइलैंड बोलते हैं, वहां पे भी इनका कब्जा था। साउथ अफ्रीका पे भी इनकी कॉलोनीज थी। तो जहां जहां पे भी इनका वॉर हुआ है, और जहां जहां पे दोनों ने एक दूसरे की टेरिटरीज लिए, वो उनको वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सले चैपल में। तो ये वॉर जो पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर था, वो अनडिसाइसिव हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिसाइसिव। अगर हम देखें तो इसमें कोई भी डिसीजन नहीं होता। ठीक है, तो अब इनको सारी टेरिटरी देनी चाहिए, और पहला वॉर एंड हो जाता है किससे? ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल से। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैप है। ठीक है, मैप में आप थोड़ा सा मैप से समझेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, दिस इज आरकूट। क्या लिखा है? ये आरकूट। अब सेकंड वॉर भी देखिए कब क्या हुआ। आरकूट क्या था? आरकूट कहाँ की कैपिटल थी? ये थी कार्नेटिक की कैपिटल। ठीक है, तो ये रीजन क्या है? कार्नेटिक वाला रीजन है। दिस इज मैसूर। आगे जाके आप मैसूर, दिस इज ट्रेवनकोर, दिस इज नॉर्दर्न सरकार, दिस इज नीचे यहीं कहीं पौंडीचेरी है, यहाँ पे ये निज़ाम मतलब हैदराबाद की टेरिटरी, ये वाली सारी में। ठीक, तो आप ढंग से एक बार मैप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट वॉर की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 3 वॉर्स हुए थे। जो पहला वॉर था, पहले वॉर का डेट बहुत याद आती है, बहुत क्वेश्चन आता है इसके बारे में, जो 1745 से 48 के बीच में होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया था, मद्रास एंड पौंडीचेरी वर द चीफ ट्रेडिंग सेंटर ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ठीक है, तो मद्रास और पौंडीचेरी दोनों के ही कॉमन ट्रेडिंग सेंटर थे। क्या थे? कॉमन ट्रेडिंग सेंटर थे। तो एक रीजन तो ये था। ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ता था? कोरोमंडल एंड तंजौर कोस्ट पे। ठीक है, तो एक रीजन तो यही था इनका लड़ाई करने का। ठीक है, अगर हम देखें
ठीक है। इसके बाद क्या है, इन 1714 इंग्लैंड एंड फ्रांस वर इन्वॉल्व इन यूरोपियन वॉर। जो यूरोपियन वॉर चल रहा था, वॉर ऑफ सक्सेशन, जिसको ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन बोलते हैं, जो 1740 से 1748 तक चला, इसमें इंगेज थे। ठीक है। अब क्या होता है, इसके साथ एक एक्ट और हो जाता है। वो एक्ट क्या होता है, जो मैंने सेकंड रीजन बताया था, जनरल बर्नेट थे ब्रिटिशर्स, वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर होते हैं और वो अटैक कर लेते हैं फ्रेंच की शिप को। ठीक है, शिप्स को। ठीक है। अब इनकी जो शिप्स होती है, इनको ये लूट लेते हैं और अपने साथ ले जा लेते हैं। इसी को रिवेंज लेने के लिए जो फ्रांस का इंडिया में कमांडर थे ड्यूप्लेक्स, वो क्या करते हैं, मद्रास में फोर्ट जॉर्ज को कैप्चर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ला बुडनोइस। ठीक है, जो मॉरिशस के क्या थे, मॉरिशस के जो नेवल ऑफिसर थे। ठीक है, उनकी हेल्प से। ये भी क्या होता है, ये भी एक फ्रांसीसी होते हैं जो मॉरिशस में इनको डिप्लॉय करा जाता है। तो क्या नाम होता है, फोर्ट जॉर्ज को कर लेते हैं। ठीक है, यही चीजें मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है। इसके बाद क्या है, दे ऑल्सो डिफीट अ ह्यूज आर्मी ऑफ नवाब। मैंने आपको बताया था कि नवाब किसकी हेल्प करने जाते हैं, ब्रिटिशर्स की हेल्प करने जाते हैं। तो नवाब और ब्रिटिशर्स की भी, नवाब ऑफ फ्रांस की भी एक लड़ाई होती है। ठीक है, जो होती है बैटल ऑफ सेंट थॉम और बैटल ऑफ अडिया, जो होती है 1746 में। यहाँ पे डेट नहीं लिखी है, आप लिख लीजिए। ठीक है, 1746 में ईयर लिख लीजिए। ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ला बुडनोइस डिपोर्टेड बैक। ला बुडनोइस को वापस भेज दिया जाता है। अब जो नए गेम में आए हैं वो कौन है, ब्रिटिश की तरफ से उनके एबल कमांडर, जिनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अटैक करते हैं फ्रेंच के सेटलमेंट में। बट इस टाइम तक जो वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी, वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। और कौन सी ट्रीटी हो जाती है, ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल। और ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल में यही बोला था, जिन्होंने जिसकी टेरिटरी ली है वो वापस कर लो। मतलब अगर फ्रांस वालों ने ब्रिटिशर्स की टेरिटरी ली है वो वापस करेंगे, अगर ब्रिटिशर्स वालों ने फ्रांस की टेरिटरी ली है वो वापस करेंगे। तो ये पहला वॉर यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप आपको बातें चीजें समझ में आई होगी, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब जो होगा, सेकेंड वॉर ऑफ कर्नाटिक वॉर होगा। ठीक है। अब सेकेंड कर्नाटिक वॉर के पीछे मैं आपको थोड़ा सा एक पहले थोड़ी बैकग्राउंड वाली स्टोरी बता देता हूँ। तो देखिए, सेकेंड वॉर देखिए तो यहां पे दो जगह हैं। एक तो है हैदराबाद और एक है, अगर हम देखें, कर्नाटक। ये अभी दोनों ही मैप में मैंने जगवाई थी। ठीक है। अगर हम हैदराबाद में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1749 में गद्दी के लिए लड़ाई हुई। किसके लिए बेटा, गद्दी। ठीक है। यहाँ पे रूलर जो थे आसफ जा हुआ करते थे, आसफ जा फर्स्ट। ठीक है। उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो थ्रोन, उनकी सीट के लिए क्या होती है, लड़ाई होती है। तो दो कंटेंडर आते हैं, नासिर जंग बोलते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ। ठीक है। जो इनके सन थे, क्या थे, सन थे किसके, आसफ जाह के, सन ऑफ निजाम। ठीक है, निजाम बोला जाता था यहाँ के राजा को। ठीक है, निजाम। और वहीं पे एक और राजा थे, मुजफ्फर जंग। ये अपने आप को बोलते थे कि मैं यहाँ का राजा हूँ। ठीक है। और ये क्या था, ग्रैंड सन ऑफ निजाम थे, ग्रैंड सन। ठीक है। तो ये था। अगर हम कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में भी बिल्कुल यही कहानी चली थी। कर्नाटक में सबसे पहले देखें तो यहाँ पे एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था नावायद डायनेस्टी। ठीक है, ये रूल करती थी। और इनके भी कौन राजा थे, दोस्त अली। ठीक है। तो क्या होता है, दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है और इनके छोटे राजकुमार होते हैं, उनको क्या बनाया जाता है उनको यहाँ का राजा बनाया जाता है, जिनका नाम होता है सफदर अली खान। छोटे होने के कारण क्या होता है, इनकी जगह इनका केयर टेकर राजा बन जाता है। और केयर टेकर का नाम अभी आपने सुना था, अनवर उद्दीन था। केयर टेकर का नाम। ठीक है। और यहां पे क्या होता है, एक और नाम सुनिए। ठीक है, जिनका नाम है चंदा साहिब। चंदा साहिब ठीक है। तो क्या होता है, ये सफदर अली खान, जैसी दोस्त अली खान जब मर जाते हैं तो सफदर अली खान यहाँ के राजा बनते हैं। और इनके केयर टेकर कौन होते हैं, अनवरुद्दीन। ये इनके केयर टेकर होते हैं। ये कोई इनके फैमिली टर्म्स में नहीं होते, ये इनके एक रॉयल मतलब आप बोले तो कमांडर होते हैं। तो कमांडर ही राजा बन जाता है। और ये क्या करते हैं, धोखे से जो इनका छोटा बेटा होता है, जो बहुत ही छोटा होता है, इसको मार देते हैं और खुद जाके गद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है। अगर आप वहां पे देखेंगे चंदा साहिब जब कहाँ थे, चंदा साहिब इनके सन इन लॉ थे, दोस्त अली के क्या थे, सन इन लॉ।
सन इन लॉ। और ये एक लड़ाई पे इनकी मतलब इनकी 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 मराठा से लड़ाई होती है और मराठा इनको जेल में डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन जेल में डाल के रिलीज करते हैं, और जब रिलीज करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि भाई कार्नेटिक पे कौन बैठा हुआ है, अनवरुद्दीन। तो चंदा साहिब को ये बात हजम नहीं होती कि अनवरुद्दीन कैसे बैठ गया, अनवरुद्दीन तो इनकी फैमिली टर्म से नहीं था। अगर कार्नेटिक की गद्दी पे अगर हक है तो मैं एक फैमिली टर्म वाला मैं ही बचाऊं तो मैं ही बैठूंगा। तो इन दोनों के बीच में भी लड़ाई होती है। अब क्या होता है, अब देखिए, अब जो ये सन इन लॉ होते हैं, नसीर जंग और अनवरुद्दीन, और ग्रैंड सन मतलब मुजफ्फर और चंदा साहिब, इनको तो मतलब नसीर जंग को और अनवरुद्दीन को ब्रिटिश सपोर्ट करते हैं। कौन सपोर्ट करते हैं? ब्रिटिश अलाय होता है, ब्रिटिश के फ्रेंड होते हैं, और इनको फ्रेंच सपोर्ट करते हैं। तो आप देखेंगे अभी भी कौन आमने सामने है, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, ठीक है। तो अब लड़ाई होना स्टार्ट होती है, ठीक है, ओके। अब लड़ाई में क्या होता है, जैसी लड़ाई होती है तो आप देखेंगे डुप्लेक्स की एबिलिटी की वजह से, डुप्लेक्स इतना अच्छा था जो फ्रेंच गवर्नर, वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले डिफीट कर देते हैं अनवरुद्दीन को, ठीक है। एक बैटल होता है, बैटल ऑफ अंबूर। क्या होता है? बैटल ऑफ अंबूर में अनवरुद्दीन को क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं, और अनवरुद्दीन मारा जाता है इसमें, ठीक है। अनवरुद्दीन मारा जाता है। अब गद्दी पे कौन बैठ गया? चंदा साहिब। कौन बैठ गया? चंदा साहिब, ठीक है। मैं एक और स्लाइड को खोल लेता हूँ ब्लैंक, ठीक है, चंदा साहिब। अब क्या हुआ, अनवर उद्दीन मारा गया, किल्ड, ठीक है। और चंदा साहिब बैठ चुका है, चंदा साहिब बैठ चुका है, ठीक है। अगर आप वहां पे देखेंगे जो नसीर जंग थे, नसीर जंग भी वॉर हार जाते हैं, ठीक है। नसीर जंग भी क्या होता है, इनके वॉर हार जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे दोनों जगह अब फ्रेंच जीत जाती है, ठीक है। फ्रेंच चंदा साहिब को भी गद्दी पे बिठा देती है, ठीक है, और फ्रेंच मुजफ्फर जंग को भी गद्दी पे बिठा देती है, ठीक है। अब यहां पे ऐसा लग रहा था, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि फ्रेंच ये वॉर जीत गई है, लेकिन क्या होता है, किस्मत इनका साथ नहीं देती। किस्मत साथ क्यों नहीं देती? चंदा साहिब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। चंदा साहिब रिवेंज लेने के चक्कर में, रिवेंज बदला लेने के चक्कर में क्या करते हैं, अनवरुद्दीन तो मारा जाता है, ठीक है, लेकिन अनवरुद्दीन का बेटा होता है मोहम्मद अली, वो भाग जाता है, और वो भाग के कहाँ जाता है, एक जगह है तिरुचिरापल्ली, यहाँ के फोर्ट में, यहाँ के किले में छुप जाता है, ठीक है, यहाँ के किले में छुप जाता है। अब देखिए, इसको मारने के चक्कर में जो चंदा साहिब होते हैं, चंदा साहिब इसको मारने के चक्कर में तिरुचिरापल्ली चले जाते हैं, जो यहाँ से तकरीबन 140 या 50 किलोमीटर दूर था, ठीक है, अपनी कैपिटल छोड़ के। देखिए कितनी मूर्खता वाली बात करी, जो चीज इन्होंने जीती, जहाँ के लिए गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे थे, वो गद्दी छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, तिरुचिरापल्ली चले जाते हैं, ठीक है। अब ये बात जो थी ना, ये बात ब्रिटिशर्स को पता चल जाती है। ब्रिटिशर्स को ये पता चलता है कि चंदा साहिब तिरुचिरापल्ली गए और अपनी गद्दी, जो आरकोट की गद्दी थी, उसको छोड़ दिया। तो ब्रिटिशर का एक एबल, मैं बोलूँगा उस टाइम कमांडर तो नहीं था, छोटा सोल्जर होता है, वो एक सजेशन देता है। वो छोटा सोल्जर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव अपने ऑफिसर्स को सजेशन देते हैं कि अभी हमें जाके आरकोट पे हमला करना चाहिए और कब्जा करना चाहिए, क्योंकि वहां पे चंदा साहिब है नहीं। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, आरकोट पे जाते हैं और आरकोट पे कब्जा कर लेते हैं, और कब्जा करके आरकोट को जीत लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हार के जीत जाते हैं ना, बाजीगर टाइप के, हार के जीतने वाले को क्या बोलते हैं? बाजीगर। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे हार के भी जीत जाते हैं, ठीक है, जीत जाते हैं, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पे कब्जा होता है। रॉबर्ट क्लाइव एक और आर्मी की टुकड़ी कहाँ भेजते हैं? तिरुचिरापल्ली पे भेजते हैं, और यहाँ पे चंदा साहिब को ये मार देते हैं। और इसके बाद जो मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली बाहर निकलते हैं, और मोहम्मद अली को ब्रिटिशर्स क्या होता है, एक पपेट की तरह, यहाँ पे पपेट मतलब बोले तो कठपुतली की तरह आलकोट में एक राजा बना देते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, जो मुजफ्फर जंग जो बैठे हुए थे, कहाँ पे बैठे थे मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद के निजाम बने हुए थे, तो ये भी कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, इनको भी ब्रिटिशर्स लास्ट में हरा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि फ्रांस ने दोनों जगह जीत के भी हार गए,
और ब्रिटिशर्स दोनों जगह हार के भी जीत गए, ठीक है। इसके बाद एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होती है, ठीक है। कभी भी वॉर होगी ना तो वॉर के आगे हमेशा क्या होगी, ट्रीटीज होंगी, ठीक है। तो एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होती है किसके बीच में, एक ट्रीटी होगी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी। क्या नाम है, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी। और ये किस किसके बीच में होगी, फ्रांस एंड ब्रिटिशर्स के बीच में होगी, ठीक है। अब इसमें फ्रांस एंड ब्रिटिशर्स के बीच में होगी और ब्रिटिशर्स फ्रांस से बहुत सारी चीज़ें भी ले लेंगे, ठीक है। और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग थी, ठीक है। अब आप देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं एक चीज़, ठीक है। अगर हम देखें फ्रांस में उस टाइम जो रूल कर रहे थे वो कौन थे, लुइस डायनेस्टी थी। कौन थी, लुइस डायनेस्टी, ठीक है। और लुइस डायनेस्टी कैसी डायनेस्टी थी, यहाँ पे किंग का नाम लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, लुइस 4 ऐसे ही चलता था। तो यहाँ पे इस टाइम लुइस 14 हुआ करते थे और यहाँ से ये बहुत ही क्रूअल होते थे। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन सुना होगा ना, इन लुइस डायनेस्टी की वजह से ही आया था। ये बहुत ही क्रूअल होते थे। अब इनको ये बात पता चल जाती है कि जो इनका आर्मी कमांडर था डुप्लेक्स, वो हार गया। अब वो डुप्लेक्स को वापस बुलाते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसे मार देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इतने क्रूअल थे, ये वापस बुला लेते हैं। तो यहाँ पे ये पता चला कि हो सकता है कि इन पे इतनी अच्छी, मतलब इतने अच्छे आर्मी कमांडर होने के बावजूद भी उनको मारा जाता है। उनको क्या मिलता है, रिवॉर्ड, मौत, है ना, सजाए मौत। तो इसलिए क्या होता है, जो यहाँ की लुइस डायनेस्टी होती है, यहाँ के लोग इनको सपोर्ट नहीं करते थे। और ये जो लुइस डायनेस्टी होती थी, ये कभी भी अपने, मतलब जो भी आर्मी जनरल्स होते थे वहीं पे सपोर्ट नहीं करते थे। अगर हम वहाँ पे ब्रिटिशर्स को देखें, ब्रिटिशर्स में क्वीन होती थी, है ना, और क्वीन बहुत ही सपोर्टिव थी, ठीक है। वो क्या करती थी, कभी भी ब्रिटिशर्स अगर मान लो वॉर में इंगेज है और वो हार रहे तो उनको बैकअप प्लान भी बताती थी, या फिर बैकअप प्लान के लिए और भी सामान भेजते थे, मतलब पैसे, सब कुछ डील करती थी क्वीन, ठीक है। लेकिन इनको कोई बैकअप सपोर्ट नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, वो डुप्लेक्स को वापस बुला लेते हैं और सेकंड वॉर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो सेकंड वॉर में कौन जीतता है, सेकंड वॉर में ब्रिटिशर्स वापस जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसकी थ्योरी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड वॉर में क्या हुआ था, ठीक है। सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 में हुआ था। द फ्रेंच डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन इन द बैटल ऑफ अंबर। बैटल ऑफ अंबुर में इन्होंने हरा दिया था 3 अगस्त 1749, ठीक है। एंड इन 1750 नासिर जंग भी मारा जाता है, नासिर जंग भी मारा जाता है। अब दोनों जगह क्या होता है, ब्रिटिशर्स के दोनों कंटेंडर हार जाते हैं, ठीक है। पहला फेज तो ऐसा हुआ था इस वॉर का। लेकिन अब सेकंड वॉर में देखो क्या गलती होती है, जो मोहम्मद अली थे, जो अनवरुद्दीन के बेटे थे, वो कहाँ छुप जाते हैं बेटा, फोर्ट ऑफ त्रिशूलपल्ली में, ठीक है। और ये बात चंदा साहिब को पता चल जाती है और चंदा साहिब यहाँ से रिवेंज लेने के चक्कर में क्या होता है, अपनी कैपिटल छोड़ देते हैं। कैपिटल का नाम क्या होता है, आरकोट, और कहाँ पहुंच जाते हैं, त्रिशूलपल्ली में, ठीक है, ठीक है। इसी टाइम ब्रिटिशर्स को पता चलता है और ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, एक आर्मी भेजते हैं कृष्णपल्ली में और एक टुकड़ी भेजते हैं आर्मी की, कहाँ भेजते हैं, आरकोट में कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और कृष्णपल्ली में चंदा साहिब को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और मोहम्मद अली अब दोबारा राजा बन जाता है। कहाँ का, मोहम्मद अली दोबारा से कर्नाटक का राजा बन जाता है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होता है, डुप्लेक्स ट्राई करता है कि दोबारा से सीरीज, मतलब जितनी भी डिफीट है वो वापस गेन कर ले, 4000 ट्रूप्स और भेजता है। लेकिन सारा एफर्ट उसका वेन, मतलब उसका पानी में बह जाता है, मतलब किसी काम का नहीं रहता, ठीक है। अब क्या होता है, फ्रेंच वर फोर्स टू कंक्लूड एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, ठीक है। अब डुप्लेक्स को वापस बुलाया जाता है, उनकी जगह किसको, गुडोयू, एक नए आर्मी कमांडर आएंगे, फ्रेंच आर्मी कमांडर, इनको बुला लिया जाता है और इनको करते हैं। अब ये नए आर्मी कमांडर होंगे, ठीक है, ओके। तो ये था सेकंड वॉर में बुरी तरीके से कौन हार गया था, फ्रांस हार गया था, जीत के भी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वॉर, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वॉर अगर हम देखें तो कब था, 1758 से 63 के बीच में था। इसके पीछे रीजन देखें तो इसके पीछे वही यूरोपियन रीजन था। इन दोनों पावर्स की यूरोप में एक लड़ाई चल रही थी, 7 ईयर वॉर, ठीक है, 7 ईयर वॉर, ठीक है। हम देखेंगे तो 7 ईयर वॉर में क्या होता है, ठीक है, जो 1756 से 63 चली, इसमें क्या होता है, इसमें भी दो ग्रुप्स में कंट्रीज डिवाइड हो जाती है। एक ग्रुप में ब्रिटिशर्स होते हैं और एक ग्रुप में, इनके अपोजिट ग्रुप में फ्रांस वाले होते हैं, ठीक है। तो यही होता है वहां पे लड़ाई, वहां पे इनकी जो खटास चल रही थी वही खटास कहाँ, इंडिया में भी चलती है इनकी। इन 1758 फ्रेंच आर्मी, अब फ्रेंच की जो आर्मी थी किसके अंडर में आ गई, नया आर्मी कमांडर आ गया जिसका नाम था काउंट डी लेली। काउंट डी लेली सबसे पहले क्या करता है, फोर्ट जो होता है, फोर्ट डेविड, एक फोर्ट डेविड होता है इंग्लिश फोर्ट, इसको क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, ठीक है। और इंग्लिश इसकी जगह करते हैं, इंग्लिश इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस ऑन फ्रेंच फ्लीट, ठीक है।
फ्रांस की शिप्स की फ्लीट आ रही थी। फ्लीट का मतलब कहता है शिप्स की कतार आ रही थी और इंग्लिश इस पे कब्जा कर लेते हैं। तो अब लड़ाई होना तो लाजमी था, अब लड़ाई होती है इसकी भी। अब इस लड़ाई में क्या होता है आप देखेंगे आगे जाके। इस लड़ाई में जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है, काउंट डे लेली को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं, बहुत बुरी तरीके से। तो ब्रिटिशर्स के अगर देखें आर्मी कमांडर कौन थे, आयरे कूट, ठीक है, आयरे कूट और, ठीक है, आयरे कूट ऑफ इंग्लिश बैडली डिफीटेड फ्रेंच काउंट दे लेली एंड बस्सी। इन दोनों को क्या करते हैं, ये डिफीट कर देते हैं। अब लास्ट ही वॉर होगा जिसका नाम था बैटल ऑफ वेंडी वॉश। वेंडी वॉश में 1760, ये बहुत क्वेश्चन आता है कब हुआ था, कब हुआ था बेटा, 22 जनवरी 1760 में। 1760 में वेंडी वॉश में जो बैटल ऑफ वेंडी वॉश है, इसमें बुरी तरीके से फ्रांस हार जाता है और यही लास्ट वॉर था। अब इंडिया में फ्रांस का इतना मतलब अब कंट्रोल खो दिया है इन्होंने, ठीक है, खो देंगे इसके बाद फ्रांस का इंडिया में इतना प्रभाव रहेगा नहीं। अब इंग्लिश को पता चलेगा कि इंग्लिश एक लास्ट यूरोपियन पावर इंडिया में बची है और इसके आगे 250 साल तक इंग्लिश ही इंडिया में रहेगी, ठीक है। तो यही था बेटा डिसाइसिव वॉर, ठीक है, ये लास्ट वॉर था बैटल ऑफ वेंडी वॉश। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पौंडीचेरी वॉज गैलेंट्री डिफेंडेड बाय लेली फॉर 8 मंथ, ठीक है, ठीक है। जो लेली थे वो 8 महीने तक तो पौंडीचेरी को बचाते हैं, पौंडीचेरी इनकी कैपिटल होती है फ्रांस वालों की, लेकिन क्या होता है बाद में सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, और लेली को प्रिजनर बना दिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इनको लंदन ले जाया जाता है, लंदन के बाद इनको फ्रांस रिपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे इनको मारा जाता है। जैसे कि आपको बताया था कि जो इनका लुइस जो किंग होता है वो बड़ा नाखुश हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि उसको बहुत ही ह्यूमिलेशन फील होती है और वो क्या करता है, इनको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, ओके। तो द थर्ड कार्नेटिक वॉर क्या था बेटा, यही था लास्ट डिसाइसिव वॉर, ठीक है। अब 1763 में एक ट्रीटी होती है, लास्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि फ्रांस अब ब्रिटिश के साथ कभी भी इंडिया में कोई लड़ाई नहीं करेगी, वॉर में एंगेज नहीं होगी, और छोटे छोटे से जो पार्ट्स है पौंडीचेरी के छोटे सेटलमेंट्स वो फ्रांस को दिए जाते हैं, लेकिन मेजर पार्ट जो होता है वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में रहता है, ठीक है। अब इंग्लिश क्या होगी, इंडिया में सुप्रीम यूरोपियन पावर बन चुकी है, ठीक है। और वेंडी वॉश क्या था, एक लास्ट डिसाइसिव वॉर था बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, ओके। आई होप आपको क्लास सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ये क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पूरे लेक्चर्स देखने हैं जिसमें हमारा उत्तराखंड के लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है इसमें, डाउट सेशन भी है, ठीक है, सारे एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, कैलाश सर, ठीक है, आकाश, शुभम सर एंड शुभांगी मैम, ठीक है। आप ये टेक पाठशाला ऐप में आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है, जो 8000 का था अभी 3000 का चल रहा है। ये नीचे नंबर्स से आप इसको डिस्काउंट कर सकते हैं, और ये हमारी ऐप है, ठीक है, ये ऐप का लोगो है, ये भी आप देख सकते हैं, टेक पाठशाला इसका नाम है, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन समझ नहीं आता, अगर आपको ऑफलाइन टीचर चाहिए तो यही टीचर्स आपको ऑफलाइन भी मिलेंगे। आप फोकस अकेडमी देहरादून नियर करणपुर, ठीक है, करणपुर चावला चौक के पास हमारी ब्रांच है, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। इस नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं। डेमो क्लासेस भी आपको मिलेंगी, ठीक है। हम तैयारी एसएससी, बैंक, सीडीएस, रेलवे एंड उत्तराखंड अपर पीसीएस एंड लोअर पीसीएस की भी करवाते हैं, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर करिए। थैंक यू।